नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। 1857 की क्रांति चल रही थी अपनी क्लासेस के अंदर। एक पार्ट मैं आपको दे चुका हूं और आज अपना है दूसरा पार्ट। ये साथियों जो है क्लास सेकंड ग्रेड और ग्रेड थर्ड, या चाहे यूं कह दो कि राजस्थान की कोई भी भर्ती परीक्षा होती है जिसके अंदर 1857 की क्रांति पूछी जाती है तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अब क्लासेस कैसी है? क्लासेस है आपके पूरी की पूरी आपके नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, और मैं साथ साथ में आपको समझाऊंगा। ये हालांकि मेरे लिए चुनौती है कि हिस्ट्री को नोट्स मेकिंग पैटर्न पे पढ़ाना है। अब पढ़ाना भी जरूरी है क्योंकि मैं तो पूरे व्याख्यान कर दूं या, लेकिन विद्यार्थियों के पास में जब मसाला नोट्स लिखने के लायक नहीं होंगे तो फिर वही बात है कि वो मतलब सुना खूब लेकिन अपने पास में बचा क्या। तो इसलिए मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं पूरी हिस्ट्री को नोट्स मेकिंग पैटर्न पे और आप लोगों के लिए एक बेहतरीन नोट्स आप लोगों को लिखवाते, मतलब लिख तो लोगे आप, साथ साथ में समझ भी लोगे, तो मतलब बेहतरीन कलेक्शन आपके पास में हो जाएगा। तो आपको किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। कोशिश कर रहे हैं देखो कुछ परिवर्तन लाने की। तो चलिए, अब कल साथियों अपन ने पढ़ लिया, क्या पढ़ा था? एक तो नसीराबाद की क्रांति पढ़ ली, नसीराबाद की, और एक क्या पढ़ा था? नीमच पढ़ा था, नीमच और देवली, ये पढ़ लिया। मुख्य चीजें पढ़ ली, शासकों के नाम पढ़ लिए, वो सब पढ़ लिए। आज अपन चलते हैं एरनपुरा। अब एरनपुरा जो है ना, ये देखो, ये एरनपुरा। अब साथियों ये एरनपुरा जो है, अब जो जवई बांध वाला क्षेत्र है, ठीक है ना, जवई बांध वाला क्षेत्र है, ये कहां है? पाली के अंदर है। अब कई पुस्तकों में ये सिरोही दे रखा है और कई पुस्तकों में पाली बताया है। चूंकि मैं यहीं से हूं, मेरे यहां से दूरी लगभग 7-8 किलोमीटर की है ये एरनपुरा छावनी। तो पहले जो ये शिवगंज वाला क्षेत्र पड़ता था इसे भी एरनपुरा कहते थे, क्योंकि सीमाएं जो पहले इतनी निर्धारित नहीं थी जिलों की। फिर ये जो जवई बांध वाला क्षेत्र है जो पाली के अंदर आता है, और काफी सारे सोर्सेज वगैरह सब देखने के बाद में भी यही है कि एरनपुरा वाला क्षेत्र वर्तमान में कौन सा है? पाली के जवई बांध वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो एरनपुरा की छावनी यहां पे स्थित थी। तो एरनपुरा के अंदर जो साथियों सैनिक थे ना, जो जोधपुर लीजियन के सैनिक थे, ठीक है, तो जोधपुर लीजियन के सैनिक वैसे उस समय क्या कहलाते थे? पूर्बिया कहलाते थे। क्या कहलाते थे? पूर्बिया कहलाते थे। ये पूर्बिया जो है, इसमें से साथियों 90 सैनिक जो है वो गए हुए थे, मतलब ट्रेनिंग चल रही थी इनकी। क्या चल रही थी? ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे माउंट आबू। कहां गए हुए? माउंट आबू। अब आपको पता है माउंट आबू जो है राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय, 1845 कल बताया था, ये गए हुए थे वहां ट्रेनिंग के लिए। अब इन्हें सूचना प्राप्त हुई नसीराबाद नीमच वाली। अब इन्हें सूचना प्राप्त हुई तो वहां हल्ला फू कर दिया उन्होंने वहीं पे, यानी कि वहीं से क्रांति की शुरुआत कर दी। 2-3 अंग्रेज अधिकारियों को ठिकाने लगा दिया और फिर आगे अपने एरनपुरा की तरफ चल पड़े। ठीक है, तो ये घटना थी 21 अगस्त की। कब की घटना है? एरनपुरा की क्रांति के बारे में आपको पूछे तो 21 अगस्त की घटना है। हालांकि ये जो वहां से माउंट आबू में शुरू हो गई ये घटना, वहां धुआं धूं करके, और फिर ये आते हैं 23 अगस्त के समय ये पहुंचते हैं एरनपुरा। अब एरनपुरा आ गए। अब एरनपुरा आया, अब देखो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। देखो ये तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब आप लोगों के लिए नोट्स तैयार है कि सैनिक अभ्यास हेतु माउंट गए हुए थे, ठीक है, वहीं से विद्रोह कर दिया। कर सकते हो ना आप, इसको आराम से समझ सकते हो। 23 अगस्त को सैनिक एरनपुरा पहुंच गए। अब वहां पे इनका नेतृत्व किसने किया? परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये। मोती खान, शीतल प्रसाद और तिलक राम। त्रिलोक राम भी कई जगह लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तिलक राम, मोती खान और शीतल प्रसाद, इन्होंने किया था एरनपुरा के क्रांतिकारियों का नेतृत्व। ठीक है, अब ये देखो, ये चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कौन सी सैनिक छावनी के सैनिकों ने दिया, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा साथियों। तो एरनपुरा के सैनिक थे, लेकिन एरनपुरा के सैनिक अब आगे आउवा की तरफ बढ़ेंगे और आउवा में खुशहाल सिंह और ये सब इनका नेतृत्व करेंगे, और उसके बाद में शिवनाथ सिंह जी के नेतृत्व में ये दिल्ली की ओर चलेंगे। तो वहां पे चलो दिल्ली मारो फिरंगी, फिरंगी कहता था, ध्यान है, लगान पिक्चर देखी होगी सब जना, ठीक है, 3 गुना लगान देना पड़ेगा। तो वो उसके अंदर क्या, अंग्रेजों को मतलब व्यंग्यात्मक शैली में अपने यहाँ के लोग फिरंगी कहते थे। ठीक है, अब मैं इस क्लास में ऐसे भी मतलब जिक्र करूंगा तो आप समझ जाना, मैं अपन और वो ये कहूंगा, अपन यानी कि क्रांतिकारी, और अपने जो खुशहाल सिंह जी वगैरह अपन है इनकी तरफ, ठीक है ना, और सामने अंग्रेज है, तो जो अंग्रेजों के हितैषी उस समय रहे तो वो भी अपने विपक्ष में ही है। इस तरीके से आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। देखो जितनी बुद्धि मेरे अंदर है उतनी मैं समझाने की कोशिश कर दूं, बाकी थे खुद भी थोड़ा विद्वान हो।
थोड़ा नहीं हल्ला होते हैं, ठीक है। क्लियरिटी सेट कर देते हैं। चलिए, तो अब देखो ये बढ़ते हैं यहां से एरनपुरा से, फिर ये बढ़ते हैं यहां, ये मतलब समझ लो कि ये खैरवा नामक जगह है पाली के अंदर, और यहां से फिर जाते हैं ये औवा पहुंचते हैं, ठीक है। अब औवा में कुशाल सिंह जी है, कुशाल भी मिलेगा, कई जगह लिखा हुआ कुशाल भी मिलेगा। कुशाल सिंह चंपावत यहाँ के शासक थे। ये अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे वैसे देखा जाए तो, लेकिन इनके आपसी अनुबंध थी जोधपुर महाराजा तखत सिंह जी के, ठीक है, क्योंकि मारवाड़ की ही एक मतलब मारवाड़ का ये ठिकाना था हुआ, तो इनकी नहीं बनती थी तखत सिंह जी से, ठीक है। तो तखत सिंह जी किसके साथ थे? अंग्रेजों के। तो फिर भाई दुश्मन का दुश्मन, फिर वही बात होगी, दुश्मन हुआ अपना, ठीक है ना। तो दुश्मन का दोस्त अपना भी दुश्मन हुआ, ये कहने का मतलब, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ साथियों कि ये कुशाल सिंह जी ने इनका नेतृत्व किया, एरनपुरा के जो सैनिक यहाँ आते इनका नेतृत्व कुशाल सिंह जी ने किया। अब कुशाल सिंह जी की साथियों ये जो है सुगाली माता इनकी कुल देवी थी, ठीक है ना, जिसे सुगाली माता जी ने क्रांतिकारियों की देवी भी कहा जाता है, क्रांतिकारियों की देवी ये भी कहा जाता है। सुगाली माता का आशीर्वाद मतलब सुगाली माता की प्रतिमा जब तक वहां थी तब तक कुशाल सिंह जी को कोई हरा नहीं सकता था, ठीक है ना। तो इन्होंने 2 युद्ध जीते भी, बिथोड़ा का और चेलावास का, दोनों युद्ध इन्होंने जीते अंग्रेजों के साथ में। तो ये क्रांतिकारियों की देवी है, और सुगाली माता को 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी भी कहा जाता है, 10 सिर 54 हाथ। तो 2 इन्होंने क्या है कि 2 मैच जीते, 2 मैच क्या 2 युद्ध, आज मैच हुआ ना, मैच आई को, तो इन्होंने मतलब 2 युद्ध जीते थे उस समय। फिर बाद में होम्स आया था ना, तो फिर वो सुगाली माता के मंदिर को उन्हें नुकसान पहुंचाया। फिर बाद में पहले प्रतिमा अजमेर ले गए, फिर अब वर्तमान में जो है बांगड़ संग्रहालय पाली के अंदर मौजूद है, ठीक है ना। कभी मैं मेरे पास में फोटो है सुगाली माता के मूर्ति का, मैं कभी टेलीग्राम में शेयर करूंगा, आप देख लेना। तो देखो छावनी न होते हुए भी 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र रहा था औवा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक एक चीज आपको समझ में आए और साथ में आपके नोट्स भी बन जाए, ताकि जब भी आप ये नोट्स पढ़ो तो आप लोगों को वापस पूरी स्टोरी दिमाग में आ जाए कि हाँ ये चीज है। फिर आप लोगों के पास में वन लाइनर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा पढ़ना और उसे याद रखना। मेन चीज क्या है, पढ़ना बहुत इंटरेस्ट खूब आया, मजा खूब आया कि हाँ बहुत बढ़िया स्टोरी, लेकिन वो याद तब रहेगा जब आपके पास में वो लिखित में है। तो इसलिए नोट्स साथ में आप बनाते जाए। अब चलते हैं साथियों अपन बिथोड़ा। देखो पाली के 3 स्थान है, ठीक है ना, पाली के अंदर 3 है। एक तो आ गया आपके औवा, बिथोड़ा और चेलावास। ये औवा तो है मुख्य केंद्र राही है, बिथोड़ा का एक युद्ध होगा और एक युद्ध होगा आगे चेलावास का युद्ध, ठीक है ना। ये होगा है क्या सितंबर के अंदर, ये 10 दिन के अंतर में दोनों युद्ध हुए। अब देखो चलते हैं बिथोड़ा का युद्ध। सबसे पहले तो इसकी डेट ध्यान में रखना, बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857, ठीक है। जब डेट याद हो गई कि 8 सितंबर को हुआ है, फिर अपन को ध्यान में रखना है कि किस किस के बीच में हुआ। भाई मैच में 2 टीमें तो होगी, तो पहली टीम जो थी वो अपनी थी, अपनी का मतलब यहां पे क्रांतिकारी, ठीक है। मैंने बताया आपको मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। और अगली जो विपक्ष की टीम थी वो उसमें मारवाड़ की सेना। अब मारवाड़ की सेना कैसे, अंग्रेज क्यों नहीं लिखा मैंने इसके अंदर कि भाई ज्यों ही मतलब बाण ध्यान पड़ियो कि सब जना मतलब भेड़ा हो रिया एक जगह, ठीक है, सैनिक सारा ही भेड़ा हो रिया और कुशाल सिंह जी आने सपोर्ट कर दियो। तो भाई पैट्रिक लॉरेंस यानी वो फोन टेकियो किन तखत सिंह जी ने के तखत सा थे करो कहीं हो भाई बड़े सब सैनिक भेड़ा हो रिया और अपार खिलाफ सब षड्यंत्र रच रहे थे कहीं कर रहे हो। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ हमें अभी के अभी आपके यहां से मेरी सेना भेजता हूं, ठीक है। तो उन्होंने फिर क्या किया कि मारवाड़ की सेना भेजी। अब मारवाड़ की सेना में एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था हीथकोट, ठीक है। एक आपके इनका मारवाड़ की सेना का सेनापति था कुशलराज सिंघवी, और ये अनार सिंह किलेदार था, ठीक है ना, किलेदार अनार सिंह। अब कई जगह अनार सिंह का नाम आपको अनोड़ सिंह भी लिखा मिलेगा, बस यूं मत कह दीजिए कि गुरुजी थे तो अनार सिंह की हो और बट अनोड़ सिंह पढ़ियो में सही क्या है। मैं मतलब इससे बहुत परेशान हूं आजकल
मतलब 100 में से एक विद्यार्थी आता है, 1000 में से एक, मान लो 1000 में से एक विद्यार्थी आता है, सर आपने ये पढ़ाया मैंने ये पढ़ा, सही क्या है? भाई सही यूं है कि तू पढ़ लियो वो सही है, बस। सर आपने ये पढ़ाया मैंने गूगल पे ये सर्च किया, सही क्या है? भाई या तो आप गूगल से पढ़ लो या फिर यहां से पढ़ लो, दोनों में से डिसाइड कर लो, बाद में थार जो मन करे, जो राजी, मतलब जो रावड़े राजी क्या ना भाई, जो राजी रहे कि हाँ मैं इन संतुष्ट हूं कि ये सही है, उसको मान लो, बस फाइनल, टंटो ही खत्म। यार सही क्या है? वास्तव में चुनौतियां बड़ी बड़ी आती है। तो देखो अब इनका नेतृत्व किया किसने? कुशाल सिंह जी ने किया, ठीक है। और इनके भाई शेर अकेला ही काफी है, ठीक है, लेकिन शेर अकेला, शेर का परिवार भी फिर शेर होगा, ठीक है। तो इनको देखो अब सपोर्ट करने वाले, क्रांतिकारियों को सपोर्ट करने वाले कौन थे? तो गुलर के ठाकुर बिशन सिंह जी, आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह जी, और ये शिवनाथ सिंह जी के नेतृत्व में ही फिर बाकी की सेना जो है आगे बढ़ेगी दिल्ली की ओर, ठीक है। अलनियावास के अपने अजीत सिंह जी, अलनियावास आ से याद भी रह जाएगा, आसोप के शिवनाथ सिंह थोड़ा सा याद रखना स्पेशल है, और लांबिया के पृथ्वी सिंह जी आ जाएंगे, ठीक है ना। कोठरिया के जोत सिंह जी आ जाएंगे आपके, और तुलगिरी के जगत सिंह जी आ जाएंगे, बांतावास के प्रेम सिंह जी आ जाएंगे, और बांसवाना के बसवाना के चांद सिंह जी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वैसे याद नहीं रहे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को भी ये सारे याद नहीं है, हकीकत बताऊं मैंने भी जब तैयारी की और अभी भी मैं 3-4 पे फोकस करता हूं, वो आपको बता देता हूं, वो महत्वपूर्ण है। क्या क्या है? गुलर के बिशन सिंह जी, आसोप के शिवनाथ सिंह जी, आलनिया के अजीत सिंह जी, और कोटरिया के जोत सिंह जी, ये है आपके इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये आपके इंपॉर्टेंट है और इनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। अब हुई भाई साहब घमासान, अब घमासान हुई, क्रांतिकारी रिय बलियोड़ा, अनार सिंह के अनार गिर गए, अनार सिंह गए काम से, ठीक है। तो अनार सिंह वहीं पे खत्म, ठीक है, अनार सिंह को ठिकाने लगा दिया। अब अनार सिंह के अनार गिरे जितने में हितकोट और कुशलराज जी भाग गए, ठीक है। अनार सिंह के अनार गिरे मतलब अनार सिंह को वहां क्रांतिकारियों ने मार दिया, और जितने में क्या हुआ कि हितकोट और कुशलराज सिंह भी जो है वो कैसे जैसे तैसे अपनी जान बचा के और वहां से कल्टी, ठीक है। आगे बढ़े, ये बागावा लिखा हुआ है ना, कोठरिया के भी जोत सिंह ही थे, ये देखो कोठरिया के जोत सिंह, एक ही बात है, ठीक है। और कोठरिया के जोत सिंह याद रखना, नहीं कई स्टूडेंट कहेंगे सर आपने बागावा के जोत सिंह लिखा था, सही समान है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब अगला युद्ध होता है साथियों चेलावास का युद्ध, ठीक है। अब ये चेलावास का युद्ध होता है, सबसे पहली बात तो ध्यान रखना है कि ये 18 सितंबर 1857, ठीक है ना। अब उसके 10 दिन बाद ही 18 सितंबर 1857 को होता है। अब क्रांतिकारी और अंग्रेजी सेना, अब अंग्रेजी सेना के तगत सिंह जी ने क्या, तगत सिंह जी आप सेना देख लो कि काम आई कौन, अब क्या करा, तगत सिंह जी कहते हैं खुद आगे बढ़ो, ठीक। फिर बाद में क्या है, यहां से मैकमोसन वहां का पॉलिटिकल एजेंट और पैट्रिक लॉरेंस स्वयं एजीजी सेना लेकर आते हैं। कौन है कुशाल सिंह, मैं देखा कौन है, तो ये आ गई। अब आपने अटे पूरी ही तैयारी में, हाँ कौन, कुशल सिंह चंपावत। अब क्या हुआ, बिथोड़ा का युद्ध जैसे ये जीते तो मारवाड़ की सेना की कुछ तोपें, कुछ सामग्री युद्ध की वगैरह सारी और पास में आ गई, तो थोड़ी सी और वहां पे हौसला मिला और मजबूत हो गए। फिर वापस घमासान हुआ, ठीक है। और घमासान में क्या हुआ कि मैकमोसन का धड़ अलग, ठीक है ना, सिर अलग कर दिया धड़ से, मैकमोसन को मार दिया, पैट्रिक लॉरेंस जैसे तैसे यहां से भाग गया, ठीक है, इसको मार दिया। और मैकमोसन का सिर जो है कहते हैं कि ठोकरों में उड़ाते हुए और उछालते हुए क्रांतिकारी लेकर जाते हैं अहुआ के दुर्ग के अंदर, अहुआ किले के अंदर ले जाते हैं और दरवाजे पर लटका देते हैं, ठीक है। आज भी होली और ऐसे अवसर पर वहां पे ये गीत चलता है कि ढोल बाजे चंग बाजे भले बाजे बांकियो, मार के एजेंट को दरवाजे पे टांकियो, ठीक है। एजेंट था पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन, मार के एजेंट को दरवाजे पे टांकियो, यानी अहुआ के किले के दरवाजे पर लटकाया था, किसने, क्रांतिकारियों ने, कि ढोल बाजे चंग बाजे भले बाजे बांकियो, मार के एजेंट को दरवाजे पे टांकियो। ये आज भी चलते हैं वहां। तो ये है फोन कौन कर रहे, हाँ शाबाश। फिर देखो अब क्या हुआ, अब इनकी भी बकरी डिब्बे में, अब क्या किया जाए, तो फिर मैं दिल्ली से फिर क्या हां भाई होम्स का नेतृत्व में, वो भी कब, जब ये तो सितंबर में है और होम्स आता है जनवरी 1858 में, 20 जनवरी 1858 में आता है, ठीक है ना।
फिर होम्स आता है, तब ये बहुत भारी भरकम सेना लेकर आता है। फिर खुशहाल सिंह जी को यहाँ पे स्थिति समझ आ जाती है कि अब जो है अपन इतनी भारी भरकम सेना का सामना नहीं कर सकते। तो उस समय जो है खुशहाल सिंह जी यहाँ पे किले का भार जो है लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह जी को सौंप कर और सलूम्बर की ओर निकल पड़ते हैं। फिर सलूम्बर के शासक और कोठरिया के जोत सिंह जी इनको क्या कर देते हैं, शरण देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना साथियों कि ये यहाँ से जाते हैं, कुछ क्रांतिकारी जो बचते हैं वो संघर्ष करते हैं और उसमें भी फिर बरसात और रात का फायदा उठा के काफी सारे क्रांतिकारी भी वहां से निकल जाते हैं। और यहां से अपने शिवनाथ सिंह जी के साथ में, ये अपने यहां पढ़ा था ना, शिवनाथ सिंह जी, शिवनाथ सिंह जी के साथ में अपने ये भी बाकी के क्रांतिकारी भी यहां से निकल जाते हैं और दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। और फिर वहां पे दिल्ली की तरफ कूच करते हैं और चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए आगे बढ़ते हैं। यहां पे एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। ठीक है। फिर बाद में क्या होता है, अब एग्जाम की दृष्टि से देखो कि आत्मसमर्पण किसका, खुशहाल सिंह जी का। खुशहाल सिंह जी का आत्मसमर्पण 8 अगस्त 1860 को ये कर देते हैं आत्मसमर्पण। और इनकी जांच के लिए एक मेजर टेलर आयोग बिठाया जाता है जो बाद में इनको निर्दोष साबित कर देता है, निर्दोष है कह देते हैं। और उसके बाद में 10 नवंबर 1860 को खुशहाल सिंह जी को रिहा कर दिया जाता है और बताते हैं कि 1864 में उदयपुर में इनका देहांत होता है। उदयपुर में देहांत, एक विद्यार्थी ने कहा कि सर उदयपुर में नहीं हुआ, उसने कोई और स्थान बताया था। अब देखो अपने किताबों में, जहां तक कि ऑथेंटिक किताबों में उदयपुर ही पढ़ा है। ठीक है। तो एग्जामिनर भी किताबें ही देखता है, हो सकता है वस्तु स्थिति में कुछ चीजें होती भी है, लेकिन एग्जामिनर किताबें देखकर, जो ऑथेंटिक किताबें होती है, सोर्सेज होते हैं, उनको देखकर ही प्रश्न पत्र बनाता है। तो वहां से अपन को भी उसको फॉलो करना पड़ता है फिर। ठीक है। तो ये है आपके यहां तक की स्टोरी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब चलते हैं अपन साथियों कोटा। देखो आउवा और कोटा दो ऐसे स्थान थे 1857 की क्रांति में जो छावनियां नहीं होते हुए भी बहुत जबरदस्त संघर्ष हुआ वहां। ठीक है, मुख्य केंद्र रहे हैं। अब देखो कोटा में क्या हुआ। कोटा के अंदर पहले तो देखो एग्जाम की दृष्टि से कि 15 अक्टूबर 1857 को यहाँ पे होती है क्रांति। यहाँ था मेजर बर्टन, और बर्टन का भी हस्त्र यही होता है। शासक थे राम सिंह जी, और राम सिंह की तो बकरी डिब्बे में आ जाती है पूरी। क्रांतिकारी थे मुख्य जयदयाल और मेहराब खान। ठीक है, इसके अलावा जयराम, जियाराम, ऐसे बहुत सारे थे जिनके बारे में। अब देखो यहाँ क्या होता है साथियों कि बर्टन जो है यहाँ पहुंचता है, जैसे ही कोटा आता है, बाकी दूसरी जगह का संघर्ष देखकर बर्टन यहाँ कोटा आकर राम सिंह जी से कहता है कुछ क्रांतिकारियों के नाम, कि इन क्रांतिकारियों को मुझे सौंप दिया जाए। ठीक है, कि ये जो है खतरनाक है, इनको मुझे सौंपा जाए। और ये बातें जो है जयदयाल और मेहराब खां को पता चल जाती है कि ये हमारे साथ में ये चीजें करने वाले हैं। और ये तो जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में यहाँ पे क्रांति होती है। ये ऐसा स्थल है जहां पे सर्वाधिक मुस्लिम जो है क्रांतिकारी थे। ठीक है, तो वहां पे ये क्रांति होती है। अब क्रांति होने पर क्या होता है, क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन, इसके पुत्र फ्रैंक और ऑर्थर, डॉक्टर सैंडलर कॉटन को मौत के घाट उतार दिया, इनको मार दिया। ठीक है, और राम सिंह जी को क्या किया, 6 माह के लिए नजरबंद कर दिया, यानी कि राम सिंह जी को उनके ही दुर्ग के अंदर बंद कर दिया है। इसको मैं कहता हूं कि ये होती है, मतलब अपने ही घर के अंदर बंद कर दिया, ये बकरी डिब्बे में आ गई पूरी की पूरी इनकी। ठीक है ना। अब राम सिंह जी को कर दिया वहीं पे नजरबंद। सबसे हालत खराब तो राम सिंह जी की हुई, हाथ में कुछ भी नहीं। फिर क्या कि जबरदस्ती समझौते और करवाए। वहां के महंत गुसाई कन्हैया लाल जी कोई ऐसे थे जिनकी मध्यस्थता से समझौते और करवाए, और उसमें लिखा 9 शर्तें हुई समझौते के अंदर, और उसमें लिखा और कि भाई आपके आदेश के अनुसार हमने बर्टन को टिकाया है। ठीक है ना, बर्टन को हमने आपके आदेश के अनुसार मारा है। उसके अंदर लिखा भी ये राम सिंह जी के, और राम सिंह जी कुछ कर नहीं सकते। राम सिंह जी को तो छुड़ाने बाद में मदनपाल जी आए करौली के, तब जाके राम सिंह जी को छुड़ाया है यहां से। तो ये स्टोरी साथियों यहाँ पे होती है। 6 महीने के लिए इनको कर दिया नजरबंद, और ये इनकी रक्षा नहीं कर पाए, किसकी, बर्टन की, और अंग्रेज अधिकारियों की रक्षा नहीं कर पाए। अंग्रेज और नाराज थे इनसे कि बाकी सारे जो है शासक वो अंग्रेजों के साथ थे और ये साथ दे नहीं पाए, तो वो भी नाराज थे यहाँ से। ठीक है, तो ये साथियों यहाँ पे ये सीन चलता है। और मेजर बर्टन को भी है ना यहाँ पे ये बताते हैं कि मेजर बर्टन का भी सिर अलग करके और फिर यहाँ पे उछाला गया, ठोकरों में उड़ाया गया, और इस तरीके से ये बताते हैं। ठीक है, चलिए
फिर क्या होता है आगे की, जनरल रॉबर्टसन और करौली के मदन पाल, ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। करौली के मदन पाल ने क्रांतिकारियों का दमन किया और कोटा के शासक को मुक्त करवाया है, या कोटा को भी मुक्त करवाया। ठीक है, तो फिर ये पूछते हैं कि कोटा को मुक्त करवाने या राम सिंह जी को मुक्त करवाने कौन आए, तो फिर आए मदन पाल करौली से, ठीक है, और रॉबर्टसन की सेना। इन दोनों ने मिलकर इनको फिर 6 महीने बाद आजाद करवाया। ठीक है, करौली के मदन पाल को जीसीआई की उपाधि और तोपों की सलामी 17 कर दी। पहले है ना, ये 17 की है, 13 से 17 की है, 13 थी पहले, 13 से बढ़ाकर 17 कर दी। और राम सिंह जी की, ये जो राम सिंह जी थे कोटा के, राम सिंह कोटा, इनकी जो है तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी। किस लिए? क्योंकि ये अंग्रेज अधिकारियों की और रक्षा नहीं कर पाए और क्रांतिकारियों का दमन नहीं कर पाए, उन्हें रोक नहीं पाए। इससे पहले जो है राम सिंह जी ने, क्योंकि मुस्लिम सैनिक ज्यादा थे, तो मुस्लिम सैनिकों को, कई जनों को कुरान की शपथ दिला के ये भी शपथ दिलवाने की कोशिश की थी कि आप वफादार रहोगे। वो वाला सीन हो गया सेम, ठीक है ना, वो मोहम्मद अली बेग वाला। तो इन्होंने भी कोशिश की, ये भी प्रश्न बने तो ध्यान रखना कि आप रहोगे, वफादार रहोगे, ये चीजें, लेकिन ये चीज हुई नहीं। तो जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में यहाँ पे क्रांति होती है और ये चीजें, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से जो जरूरी है वो भी बता दिया, और आपके मनोरंजन की दृष्टि से जो जरूरी था वो भी बता दिया। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अब चलते हैं साथियों धौलपुर। अब देखो सीधे सीधे आपको यहां से फैक्ट ध्यान रखने, ज्यादा कुछ लोड लेना नहीं है। एक तो ध्यान रखना 12 अक्टूबर 1857 शासक भगवंत सिंह, और यहां पे है ना ये ध्यान रखना कि शासक भगवंत सिंह को भी 2 महीने के लिए इन्होंने नजरबंद कर दिया था क्रांतिकारियों ने। तो रिलेट करके प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर कि ऐसा कौन सा शासक था जिसको नजरबंद किया, और फिर वहां पे राम सिंह जी दिए ही नहीं, फिर आप कहोगे गुरुजी ने ये पढ़ाया ही नहीं। धौलपुर के शासक भगवंत सिंह जी को भी इन्होंने नजरबंद कर दिया था। क्रांतिकारी कौन थे? पहले प्रारंभ में देवा गुर्जर, फिर रामचंद्र और हीरालाल। वैसे ध्यान रहे, आपको ध्यान रखना है यहाँ कि इंदौर और ग्वालियर, यहां के क्रांतिकारी है ना, यहाँ पे अंदर घुस जाते हैं धौलपुर में और ये विद्रोह कर देते हैं। फिर यहाँ के लोकल जो क्रांतिकारी थे, लोकल सैनिक थे, उन्होंने भी इनका साथ दिया और ये कर देते हैं विद्रोह। एकमात्र ऐसी रियासत कह सकते हो आप, ऐसा स्थान कह सकते हो जहां क्रांति शुरू करने वाले भी बाहर के थे और खत्म करने वाले भी बाहर के। खत्म करने वाले कैसे? देखो, क्रांतिकारियों ने धौलपुर शासक को कैद कर दिया, जिसे पटियाला नरेश ने छुड़ाया। अब पटियाला के शासक जो थे वहां से उन्होंने 2000 सैनिक भेजे कि जाओ रे भगवंत सिंह जी छुड़ाना हो, तो वो आए और उन्होंने छुड़ाया। तो ये प्रश्न का जो पैटर्न बन सकता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, भले थे पया भांगो कि तई पेड़ कोर्स के मायने, आखिर में पढ़नो बाद में अटू जरूर है। ठीक है नहीं, चलिए अब चलते हैं भरतपुर। भरतपुर में क्या ध्यान रखना है? एक तो क्रांति 31 मई 1857। देखो भरतपुर में ध्यान रखने लायक बात, 1857 की क्रांति की सुनियोजित तिथि क्या थी? 31 मई थी। शुरू हो गई 10 मई को, वो बात अलग है, ठीक है ना। राजस्थान में शुरू हुई 28 मई से। तो प्रश्न बनाने वाला यदि घुमा के बनाना चाहे, क्या बताया, एग्जामिनर देख रहा हो तो बना भी दे कि राजस्थान का वह स्थान जहां से क्रांति की शुरुआत, जो 1857 की क्रांति की सुनियोजित तिथि थी, उसके डेट पे ही हुई, यानी कि 31 मई 1857। इतना विशेष रूप से ध्यान दिलवा रहा हूं, तो बन जाए तो गलती मत करना। 31 मई 1857। शासक थे जसवंत सिंह जी। देखो ये जसवंत सिंह जी से और भगवंत सिंह जी दोनों से प्रश्न बन चुका है एग्जाम के अंदर, वापस बनने की संभावना रहती है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड काफी सारे बनाए हुए प्रश्नों को बनाता है बार बार। ठीक है ना। यहाँ पे यह ध्यान रखना कि गुर्जर और मेव, इनके द्वारा क्रांति में विशेष सहयोग किया गया। हालांकि कुछ सैनिक यहां से दूसरी जगह चल पड़े थे, लेकिन पीछे बचे हुए सैनिकों ने क्रांति की थी। तो बाद में इन्होंने गुर्जर और मेव जाति के जो लोग थे यहाँ, इन्होंने विशेष रूप से इनको सहयोग दिया था। ठीक है। अब जयपुर। जयपुर की क्रांति में ज्यादा कोई ध्यान नहीं रखना है। शासक थे राम सिंह जी द्वितीय और पॉलिटिकल एजेंट ईडन था। इन्होंने अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्त रहे थे, बहुत मदद की। तो राम सिंह जी को कोटपुतली का परगना और केसर हिंद की उपाधि दी गई। ठीक है। और फिर अंग्रेजों के कहने पर जो अंग्रेज विरोधी थे सादुल्ला खान, तो सादुल्ला खान को तो देश निकाला दे दिया, निष्कासन, और विलायत खान और उस्मान खान को बंदी बना दिया। जो अंग्रेज विरोधी थे, अंग्रेजों के प्रति षड्यंत्र रचते थे, उनको राम सिंह जी ने ये चीज की। तो ध्यान रखें कि आपको पूछा जाए सादुल्ला खान, कहां लिखा है मैंने, ये रहा, सादुल्ला खान, विलायत खान और उस्मान खान, इनका संबंध कौन सी जगह से था?
जयपुर से था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बूंदी, बूंदी और क्रांति। देखो बूंदी में भी महाराव राम सिंह अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। देखो ये ऐसी रियासत है जिन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, ठीक है ना। ये वैसे अंग्रेज विरोधी नहीं थे, लेकिन लोकल जो शासक थे जैसे कोटा के राम सिंह जी, उनके विरोधी थे ये। तो इसलिए, क्योंकि राम सिंह जी अंग्रेजों के सपोर्टर थे, तो इसलिए इन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। और बूंदी राजकोष से तात्या टोपे के लिए 7 लाख रुपए लूटने दिए, ठीक है। और ये कहां मिलता है उल्लेख? सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। वीर सतसई किसकी रचना थी? सूर्यमल मिश्रण, राज्य कवि। ठीक भाईडा, समझ में आ रही हो? नहीं आवे तो भी मेरा काम हो जाएगा, फिर आप लोगों का काम शुरू याद करना। यही है, देखो मैं भी पढ़ता था ना, तो मेरा टारगेट ये होता था, जो टॉपिक उठा दिया अब उसे कितना याद किया है मैंने, क्यों याद किया हुआ काम आना है आखिर। भाई समझ में चाहे आपको पूरी बात आ गई। देखो रामायण किसको समझ में नहीं आई हुई? रामायण सभी को समझ में आई हुई है, लेकिन यदि घटनाएं पूछी जाए और फैक्ट पूछ लिए जाए तो बहुत कम लोगों को याद है। स्टोरी सबको पता है। तो एग्जाम में साथियों ध्यान देने लायक ये है कि फैक्ट जब तक आपको याद नहीं होंगे ना, तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एक टॉपिक उठाया, उसमें से अब पढ़ लिया, बहुत अच्छी तरीके से याद किया, अब आंख बंद करके चिंतन मनन करो कि आपको याद कितना हुआ उसमें से। अब जैसे कोटा नाम आ गया, अब कोटा नाम आते ही जयदयाल, मेहराब खान, सब कुछ याद आना चाहिए कि राम सिंह जी 6 महीने बंदी बनाए, सर ने कहा कि हाँ गुसाई महंत कन्हैया लाल समझौता किया, 9 शर्तें हुई, ये बस ये याद है तो और क्या है। बस फिर करो अभ्यास, प्रश्न मिलाओ सही जो गलत हो रहे हैं। देखो प्रश्न मिलाने का एक तरीका बताता हूं। अ ब स द, क्षमा चाहता हूं मैं बीच में क्लास में ये चीज बता रहा हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई मेरे सुख दुख की बातें नहीं करूंगा, ठीक है, कि मैं अब कहां जाऊं घूमने या वो, ऐसे कुछ भी नहीं। अपन सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड बात ही करेंगे। अब यहां पे देखो प्रश्न मिलाने का सही तरीका बताऊं। यदि ऑप्शन वाली किताब है तो कोशिश करें ऑप्शन छुपा दें। पहले एक बार यदि पढ़ना चाहते हैं पढ़ लो, फिर ऑप्शन कोशिश करें छुपा दें, सबसे बढ़िया। यदि टेस्ट सीरीज से अभ्यास करते हो तो उत्तर पहले दिखते ही नहीं है तो भी बढ़िया है। फिर आपने मान लीजिए आप ऑफलाइन अभ्यास कर रहे हो, कोई ऑब्जेक्टिव बुक है आपके पास, कोई भी अभ्यास कर रहे हो, फिर आपके जैसे कई जने क्या करते हैं कि वो उस उत्तर के टिक लगाते हैं। जैसे ही वो उत्तर के टिक लगाते ही वो ऑब्जेक्टिव बुक है ना, वो एक बार पढ़ ली, उसको आप साइड में रख दो, वो कोई काम की नहीं है। आपको करना क्या है, जो आपको आ रहे हैं उनको तो टिक करना ही नहीं है भाई। जब आ ही रहे हैं तो उनको बार बार पढ़ने की क्या जरूरत है, आपको एक बार ही में आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे हैं या जो आपके गलत हुए हैं उस प्रश्न को टिक करो, उत्तर को नहीं। या ऊपर जो प्रश्न लिखा हुआ है उस प्रश्न संख्या को टिक करो। सिर्फ उस पेपर पे सिर्फ वे प्रश्न संख्या टिक होनी चाहिए जो आपको नहीं आ रहे हैं। तो क्या होगा कि जब भी आप रिवाइज करोगे उस बुक का, तो सीधे वो प्रश्न देखने जो आपको नहीं आ रहे। जो आ रहे थे वो तो बेस्ट है, बस आ रहे हैं उनको वापस देखने का काम ही नहीं है, वो बिल्कुल अच्छे से याद है तब आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे हैं उनको वहां पे टिक किए हुए, उसका हाथ रखो वापस ऑप्शन छुपा के, फिर देखो कि क्या है। उत्तर कभी टिक मत करना ऑब्जेक्टिव में, फिर उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है, ठीक है। ये थोड़ी सी देखो मेरा पैटर्न है, मैं बता रहा हूं, हो सकता है अलग अलग लोगों के अलग अलग पैटर्न। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ये बेस्ट पैटर्न है। 2-3 मिनट लिए आपकी, लेकिन आप लोगों की पढ़ाई में परिवर्तन आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तात्या टोपे और राजस्थान। अब देखो राजस्थान के स्थान अपन ने सारे पढ़ लिए क्रांति से संबंधित इन 2 क्लासेस के अंदर, ठीक है ना। अभी भी ये क्लास कितने टाइम की हो गई है? 28 मिनट की हो गई है। 5-7 मिनट अपन और लेंगे, ज्यादा लंबी मैं क्लास नहीं करना चाहता हूं, ताकि आप लोग फटाफट जो चीज चाहिए देख ली और रिवाइज करो। फिर तात्या टोपे, अब देखो तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई का वैसे वो ये ऐसे थे जिनको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, इधर उधर बहुत भटकना पड़ा। तो ग्वालियर से थे तात्या टोपे भी। इनका वास्तविक नाम जो था साथियों रामचंद्र पांडुरंग था। ये पूछा जाता है, जो पूछे जाते हैं वो चीज बता रहा हूं। राजस्थान में प्रथम प्रवेश भीलवाड़ा से, ठीक है, और राजस्थान में दूसरा प्रवेश बांसवाड़ा से हुआ है इनका। फिर इन्होंने भीलवाड़ा के अंदर ही एक कुवाड़ा का युद्ध लड़ा, और कुवाड़ा कहां है बता दूं? भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा, ठीक है। भीलवाड़ा में कुवाड़ा का युद्ध जो तात्या टोपे और रॉबर्ट्स के मध्य हुआ, तो इसमें रॉबर्ट्स विजयी हुआ, ठीक है। फिर एक रेलायता का युद्ध हुआ यहाँ पे, ठीक है। रेलायता का युद्ध जो है साथियों तात्या टोपे और झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह, जिसमें इनकी जो सेना थी उसका नाम था गोपाल पलटन, गोपाल पलटन, इनके बीच में हुआ। तात्या टोपे को यहाँ बहुत जगह मात खानी पड़ी थी, क्योंकि
क्रांतिकारी जो थे ना इतने संगठित नहीं थे उस समय कि सारे के सारे एक किसी का साथ दें, और तात्या टोपे को भटकना बहुत पड़ा था सभी जगह। फिर क्या हुआ कि शासक जो थे वो अंग्रेजों के पक्ष में थे, बहुत सारी चीजें थी ऐसी। क्रांति की असफलता के लिए बहुत सारे कारण थे। तात्या के हस्तक्षेप में सर्वाधिक प्रभावित रियासत यदि कोई मानी जाती है तो वो टोंक मानी जाती है साथियों, ठीक है। और टोंक ऐसी रियासत, चलिए अगले फैक्ट वाली में बताऊंगा मैं आपको। एकमात्र रियासत जहां तात्या टोपे नहीं गए वो जैसलमेर है। जैसलमेर को छोड़ के बाकी सभी जगह गए थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे, ठीक है। फिर देखो 7 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को नरवर मतलब वहां के जागीरदार, इनका मित्र था नरुका सिंह, ठीक है ना, उसके विश्वासघात के कारण ये गिरफ्तार हुए नरवर के जंगलों से। ये क्या लिखा हुआ है? नरवर लिखा हुआ है। और यहाँ के जागीरदार नरुका सिंह के विश्वासघात के कारण ये जंगलों से, यहाँ नरवर के जंगलों से पकड़े गए, ठीक है ना। विश्वासघात किसने किया? जो मित्र था। देखो मित्र को विश्वासघात नहीं करना चाहिए। 18 अप्रैल 1859 को तात्या को शिवपुरी एमपी में फांसी दे दी गई। तो देखो 7 अप्रैल को गिरफ्तार किया, 18 अप्रैल को फांसी दे दी गई। और तात्या टोपे को जब फांसी दी तो उनकी वो जो फांसी दी है उनकी आलोचना करने वाला एकमात्र अंग्रेज अधिकारी कैप्टन सावर्स था। सावर्स ने इसकी आलोचना की, कटु आलोचना की, और ये प्रश्न भी बना है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। तो ये चीजें साथियों तात्या टोपे से संबंधित आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़े, चलिए। 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया का विशेष रूप से, मूल रूप से संबंध बीकानेर से था, लेकिन ये ग्वालियर के खजांची थे मतलब कि कोषाध्यक्ष थे। कोष इनके पास में था। इन्होंने कोष अपने तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई को दे दिया, लुटा दिया। तो इसलिए इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। जब इस बात का पता चलता है अंग्रेजों को, तो अंग्रेज जो है इन्हें सराफा बाजार में, भरे बाजार के अंदर इन्हें फांसी दे देते। उससे पहले इनके 8 वर्षीय पुत्र को तोप के आगे बांध के उड़ा देते, और फिर बाद में इनको भी फांसी पर लटका दिया जाता है। तो राजस्थान की ओर से शहीद होने वाले पहले क्रांतिकारी, 1857 की क्रांति में पहले क्रांतिकारी भी ये थे। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे। राजस्थान का मंगल पांडे, ठीक है। डूंगजी और जवाहर जी ये सीकर के थे, ठीक है। सीकर के क्रांतिकारी थे, और ये क्या करते थे, जैसे बहुत गरीबों को लूटकर जो अमीर बने थे, उन अमीरों को वापस लूट के गरीबों के अंदर और क्रांतिकारियों को धन वगैरह देते थे। इनका मुख्य कार्य ये था। तो डूंगजी और जवाहर जी वैसे बटोट पाटोदा सीकर के निवासी थे। ये भी सीकर का स्थान है, ठीक है ना, सीकर के निवासी थे। इनके साथी थे लोटिया, जाट, करना, मीणा। और जब जवाहर जी को एक बार गिरफ्तार करके आगरा दुर्ग में रखा गया था, तो फिर बाद में इन्होंने वहां से इनको छुड़ाया था, ठीक है ना। और इन्होंने फिर बाद में क्या, डूंगजी ने बाद में नसीराबाद छावनी को भी लूटा था, और लूट कर जो है धन क्रांतिकारियों और गरीब लोगों को दिया था। फिर राजस्थान से बाहर स्थित छावनी कौन सी है? नीमच एमपी में थी, ठीक है। राजस्थान का एकमात्र शासक जिसने राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों को सहायता दी, सरदार सिंह, बीकानेर का, ठीक है ना। बीकानेर का सरदार सिंह, ठीक है। राजस्थान का सबसे कम उम्र का शहीद हेमू कालानी चूरू, ठीक है। माजा प्रवास विष्णु प्रसाद गोडसे क्रांति का आंखों देखा वर्णन इसके अंदर मिलता है। महिलाओं की सक्रिय भूमिका कहां रही, मतलब पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी सक्रिय भूमिका कहां रही, तो ये रही है साथियों टोंक के अंदर, ठीक है। और सर्वाधिक मुस्लिम सैनिकों ने कहां भाग लिया, या मुस्लिम क्रांतिकारी आप कह सकते हो, सैनिकों की जगह आप क्रांतिकारी भी कह सकते हो, जो ज्यादा बेहतर शब्द है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कोटा, जो मैं ऑलरेडी आपको एक बार बता भी चुका हूं, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को याद कर लेना। हो गई अपनी क्लास पूरी। और जो विद्यार्थी ये कह रहे थे कि सर 1857 की क्रांति आपकी जो पुरानी वाली जैसे सेकंड ग्रेड की वन लाइनर है उसके अंदर नहीं थी, तो सिलेबस चेंज होने पर इसको जोड़ा था,
और जैसे ही नई वाली आपको वन लाइनर दी, जैसे मेरे पास में मौजूद भी है, जैसे ये नई वाली वन लाइनर आपको मिली थी, जिस दिन ये लॉन्च हुई उसी दिन मैंने 1857 की क्रांति, राजनीतिक जागरूकता और 2-4 और टॉपिक थे उनकी पीडीएफ टेलीग्राम पे उसी दिन पहले मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाई। उसके बाद में इस पुस्तक की लॉन्चिंग का वीडियो बनाया। उसके बावजूद जो विद्यार्थी एक्टिव नहीं है, उस समय भी नहीं थे और अभी भी बात देखते नहीं है, टेलीग्राम पे आज से 1 साल पहले का कोई मैसेज डाला हुआ है वो भी वही रहता है, आज से 1-1.5 साल पहले का कोई फोटो डाला हुआ है, पीडीएफ डाली हुई है, वो भी वही रहती है। वो सारी चीजें जो जिस डेट पे डाली गई है वो वही रहती है। अंदर जाके उसके अंदर फाइल में, इमेज में देखो, थोड़ी मेहनत करो। यदि आप उस समय एक्टिव नहीं थे तो अब आपको दिखती बात है डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि आप एक्टिव नहीं थे तो अब वापस उस चीज को डाला जाए, क्योंकि एक चीज भी कोई डालते हैं तो लाखों विद्यार्थी हैं, वो सभी जिनके पास आ चुकी है वो क्यों परेशान हो। तो इसलिए जब आप एक्टिव नहीं थे, जब ये नया देखो, नया एडिशन आने का मतलब मैंने कभी नहीं कहा कि आपको ये नया एडिशन लेना, दूसरा संस्करण निकाला ना, मैंने ये कहा था कि जिन्होंने पुराना एडिशन ले रखा है मैं उसमें जो भी नए टॉपिक जुड़े हैं उसकी पीडीएफ डालूंगा, और जिस दिन लॉन्च हुई उसी दिन डाली। मेरा उद्देश्य कतई ये नहीं है कि अपने दूसरा संस्करण निकाला तो विद्यार्थियों को ये कहें कि आप अब दूसरा संस्करण भी लो। ऐसा तो करना होता तो फिर मैं कब से ही कर चुका होता। वो पीडीएफ ऑलरेडी उपलब्ध करवाई और उसके बाद में फिर अपने ये लॉन्च की थी। तो जिन विद्यार्थियों के पास में नहीं है वो अभी भी ले रहे हैं नया वर्जन, और वो भी यूं है कि अब लिमिटेड एडिशन ही मार्केट में उपलब्ध है, पीछे से प्रिंटिंग हो नहीं रही है, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम आ चुका है तो पीछे से प्रिंटिंग हो नहीं रही। तो जिनको लेनी है वो भी जल्दी ले लेना, ताकि फिर बाद में नहीं मिलेगी तो कहना मत कि सर हमें तो रह गई, या और प्रतियां निकाले या वो, ठीक है। तो पीडीएफ साथियों 1857 की क्रांति, राजनीतिक जागरूकता, जनजातियां, इन सभी की मैंने ऑलरेडी उपलब्ध करवा रखी है। आप थोड़े से एक्टिव रहा करें। जब हम आप लोगों के लिए रात दिन एक्टिव रहते हैं तो आप खुद के लिए थोड़े तो एक्टिव रह जाया करो भाई। हो सकता है आपने 10-12 टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखे हो, लेकिन जहां से जो चीज मिल रही है काम की, अब फैक्ट वाली जो सीरीज चलाई है मैंने, सुबह उठते ही जो फैक्ट डालते हैं आपको जीजीडी के नाम से, मेरा उद्देश्य है कि मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू कुछ फैक्ट आपको, मतलब ऐसे ऐसे फैक्ट उपलब्ध करवाने जो, देखो अब कोई उसका कोई शुल्क थोड़ी है, टेलीग्राम पे आपको तो मिल रहा है, वहां से सिर्फ लेना है, आपको कुछ भेजना भी नहीं है, आप कुछ भेज भी नहीं सकते, हम भेजते हैं, आपको ग्रहण करना है बस। तो वो फैक्ट की सीरीज जब आप देखना, अभी तो 7-8 हुए हैं, अभी शुरू किया अपन ने उसको डालना, 7-8 हुए, जब वो 10, 12, 15, 50, 100 तक पहुंचेंगे तब तक आपके पास में इतना गोल्डन कलेक्शन होगा जो बिखरी हुई चीजों को समेट समेट कर आप लोगों को दिया जा रहा है। अब उसका कोई हमको शुल्क ले रहे हैं क्या, हम कोई क्लासेस का शुल्क ले रहे हैं क्या, आप लोगों के लिए करते हैं। थोड़ा सा आप अपने प्रति एक्टिव रहा करो, बस हमारे कहने का उद्देश्य यही है। जब प्रश्न बनेंगे तो उस फैक्ट की भी इमेज हम डालेंगे फिर वापस टेलीग्राम पे कि देखो भाई ये सवाल यहां से बना। आप कितने एक्टिव हो, अपने प्रति कितना न्याय करते हो, अपनी पढ़ाई के प्रति कितना न्याय करते हो, वो सब आप लोगों को देखना है भाई। हम तो रात दिन आप लोगों के लिए जगते हैं, करते हैं, आप खुद भी तो अपने लिए एक्टिव रहो। फिर बाद में कमेंट करते हो सर हमको पता ही नहीं कब डाली। अरे पता नहीं भाई, जब खुद ने नहीं पता है दूसरा कौन पता रहा। हम देखकर जिम्मेदारी पूरी की है, आप कम से कम एक्टिव रहकर देखे तो सही कि हाँ अब करंट की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी दे चुके हैं। वीडियो मैंने नहीं बना पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, मैं 1-2 दिन में वीडियो बना दूंगा और उसमें पूरी डिटेल भी बता दूंगा। फिर बाद में फिर कई लोग ऐसे भी होंगे जो एग्जाम निकलने के बाद के सर हमको पता ही नहीं आपने करंट की टेस्ट सीरीज इतनी कम में ही दी थी, ऐसे आते हैं हमारे पास में मैसेज। तो तकनीकी टीम आपको बार बार सूचना देती है टेलीग्राम पे वगैरह सब जगह। जब आप खुद ही अपने लिए एक्टिव नहीं हो तो दूसरे क्या कर सकते हैं बताइए। ये चीजें साथियों थोड़ी सी फिर क्या है, लगता है कि यार विद्यार्थी खुद ही एक्टिव नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जो एक्टिव है उनको साधुवाद है बहुत बहुत कि आप अपने प्रति तो कम से कम न्याय कर रहे हो। हमारे तो बात छोड़ो आप, ठीक है, एक्टिव रहो। जो एक्टिव है वो जो मतलब जिंदा हो तो जिंदा होने का प्रमाण दो ना भाई। एक्टिव रहने का मतलब यही तो है। चलिए मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।